दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी बेहतरीन कोरियन वेब सीरीज लेकर आया हूं जिसे देखकर आपको कोरिया की एक भयानक सच्चाई जान पाओगे। इस सीरीज की कहानी एक रियल इंसिडेंट से इंस्पायर है। ये है जॉन, जिसने कोरिया के नियम के हिसाब से आर्मी ज्वाइन की है। वहाँ उसे काफी कुछ झेलना पड़ता है और फिर उसे डीपी नाम के एक डिपार्टमेंट में डाला जाता है। डीपी वो डिपार्टमेंट है जिसमें आर्मी से भागे हुए लड़कों को वापस लाया जाता है। इस डिपार्टमेंट के काफी रूल गलत हैं। अब जॉन को मौका मिलता है कुछ रूल्स बदलने का। अब वो क्या रूल्स हैं और जॉन इसे अकेले कैसे बदल पाएगा, यही हमें इस सीरीज में दिखाया गया है। दोस्तों, कैरेक्टर्स के नाम मैंने चेंज कर दिए हैं ताकि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। ये है जॉन, जिसे उसका सीनियर लगातार टॉर्चर कर रहा है और जॉन के पीछे एक कील भी लगी हुई है। ये यहाँ कैसे आया शुरू से बताता हूँ। पहले जॉन पिज्जा डिलीवरी का काम किया करता था। एक दिन वो एक घर में पिज्जा लेकर जाता है और डिलीवरी एक बच्चा लेता है। फिर वो जॉन को पैसे देता है। जॉन पिज्जा के पैसे काट कर उसको बचे हुए पैसे वापस दे देता है। फिर जब वो जाने लगता है तो बच्चे की माँ बाहर आती है। वो जॉन पर गुस्सा होने लगती है। वो कहती है कि तुमने बच्चा समझकर इसको बाकी पैसे वापस नहीं दिए, जबकि जॉन कहता है कि मैंने पूरे पैसे वापस कर दिए। लेकिन वो लेडी जॉन पर इल्जाम लगाए जा रही थी। तभी उस लेडी का पति बाहर निकलकर लेडी को अंदर ले जाता है। अब जॉन समझ गया था कि बच्चे ने ही पैसे कहीं छिपा दिए, इसलिए वो वापस जाता है और उनको कहता है कि मैं चोर नहीं हूँ और मैंने आपके पैसे नहीं लिए। अब उसके बाद जब जॉन अपने बॉस के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि जॉन की शिकायत उस लेडी ने पहले ही कर दी है। अब जॉन का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। जॉन कहता है कि वैसे भी मैं कल नौकरी छोड़ने वाला था, फिलहाल आप मेरा हिसाब कर दीजिए। लेकिन उसका बॉस उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। ये देखकर जॉन उसका स्कूटर लेकर भाग जाता है और फिर अगले दिन वो एक गैराज वाले को उसे बेच देता है। दरअसल अगले दिन जॉन को कोरिया के मिलिट्री एक्ट के मुताबिक आर्मी ज्वाइन करनी थी। इस एक्ट के मुताबिक कोरिया के हर सिटीजन को 2 सालों के लिए आर्मी में सर्विस देना जरूरी है। इसलिए जॉन भी भर्ती होने के लिए चला जाता है। वहाँ पर भर्ती के दौरान जॉन देखता है कि सभी पेरेंट्स वहाँ पर अपने बच्चों के लिए आए हुए हैं, सिवाय उसके पेरेंट्स के। उसके बाद उन सबको थोड़ी एक्सरसाइज करवाई जाती है और सबकी लंबाई मापी जाती है। फिर उनकी फिजिक्स के हिसाब से उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है। जॉन को मेन आर्मी फोर्स में रखा जाता है, जहाँ उसकी काफी कठिन ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें सिर्फ 1 मिनट कपड़े बदलने के लिए और 3 मिनट खाना खाने के लिए दिए जाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान जॉन और उसके बाकी के साथियों को उनके सीनियर्स तंग करते हैं और मारते पीटते हैं। ये है पीटर, जिसको उसका सीनियर कई बार मारता है और पीटर का सिर पीछे दीवार पर लगी कील से लग जाता है। फिर उसके सिर से खून आने लगता है। फिर भी जब सीनियर का मन नहीं भरता तो वो जॉन के साथ भी यही करता है। वो जॉन को भी बहुत टॉर्चर करता है और यही सीन हमें शुरुआत में भी दिखाया गया था। उसके बाद जॉन की ड्यूटी जेल गार्ड के तौर पर लगती है, जहाँ खाली बैरक में जॉन को अपनी माँ दिखाई देती है, जिसे उसके पिता पीट रहे थे। यानी कि बचपन से जॉन यही देखता हुआ बड़ा हुआ है और यही वजह थी उसके अपने घर से दूर रहने की। फिलहाल अगले दिन जॉन के रूम में फिर से वही सीनियर आता है और एक लोशन ना मिलने की वजह से सभी को सजा देता है। वो जॉन को भी सजा देता है। सीनियर सभी से पूछता है कि लोशन किसने लिया है। इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। फिर वो सभी को अपने लॉकर चेक करवाने के लिए कहता है। उसे जॉन के लॉकर में उसकी माँ के भेजे हुए खत दिखाई देते हैं, जिन्हें जॉन ने अभी तक खोला भी नहीं था। उसमें से एक लेटर उसका सीनियर पढ़ने लगता है और जॉन की काफी हंसी भी उड़ाता है। वो पहले जॉन को पागल कहता है, फिर उसकी माँ को। फिर जॉन उसे रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि सर प्लीज मेरी माँ को बीच में ना लाइए। ये बात सुनते ही वो सीनियर भड़क जाता है और अपनी गन लाने के लिए कहता है। तभी वहाँ सार्जेंट पार्क आ जाते हैं। ये सब कुछ देखकर वो सीनियर को डांट लगाता है। फिर वो जॉन को इंटरव्यू के लिए बुलाता है। जॉन इंटरव्यू के लिए लाइन में लग जाता है, जो कि पार्क ही ले रहे थे। वो जॉन के पहुंचने पर उससे कुछ बेसिक सवाल पूछता है। तभी उन्हें किसी का मैसेज आता है, इसलिए वो जॉन को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और खुद वहां से चला जाता है। अब जॉन को वहीं पर खड़े खड़े शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक सार्जेंट पार्क नहीं आए थे। वहाँ जॉन टेबल पर रखी एक फोटो को गौर से देखता है। तभी वहाँ पार्क आ जाते हैं। वो जॉन को वहीं पर खड़ा हुआ देखकर कहते हैं कि तुम अभी तक यहीं हो, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन जाने के लिए मुड़ जाता है पर उसे रहा नहीं जाता। वो पार्क को कहता है कि भगोड़े अपनी आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये फूल उसने अपने वेटर से भिजवाया होगा। उसकी ये बात सुनकर पार्क उसके ऊपर एकदम से चिल्ला उठता है और कहता है कि अपने काम से काम रखो। फिर जॉन वहाँ से चला जाता है। हालांकि अगले दिन पार्क खुद जॉन से मिलते हैं। वो पूछते हैं कि तुम डीपी ऑफिसर बनोगे, और इसका मतलब जॉन भी नहीं समझा था। इस पर पार्क बोलते हैं कि तुम सही थे, वो वेटर ही था।
तो बताओ क्या तुम मेरे लिए डीपी ऑफिसर बनकर भगोड़ों को वापस लाने में हेल्प करोगे? और ये बात सुनकर जॉन तुरंत हाँ बोल देता है। असल में डीपी ऑफिसर जोड़ों में काम करते हैं और पार्क को किसी साथी की जरूरत थी। फिर उन्होंने जॉन को रख लिया। अब पार्क जॉन और उसके पार्टनर को एक केस देते हैं जिसके लिए उन्हें शहर में जाना होगा। पार्क दोनों को एक फाइल और फोन देते हैं और उसके बाद जॉन अपने पार्टनर के साथ वहां से रवाना हो जाता है। अब उन्हें एक भगोड़े को पकड़ कर लाना था। जॉन शहर पहुंचते ही फाइल ओपन करके मोटल में छानबीन करने के लिए जाने वाला था, लेकिन उसका पार्टनर उसे कहता है कि आज हम इस आजादी को एंजॉय करेंगे और कल उस भगोड़े को ढूंढेंगे। इस पर जॉन कहता है कि अगर वो नहीं मिला तो? फिर उसका पार्टनर जवाब देता है कि फिर तो और भी अच्छा है, हमें शहर में रहने का और भी मौका मिलेगा। यानी कि वो किसी तरह से जॉन को राजी कर लेता है और फिर खुद भी पीता है और जॉन को भी पिलाता है। कुछ देर बाद जॉन सिगरेट पीने के लिए बाहर जाता है, तभी एक लड़का उससे लाइटर मांगता है। फिर जॉन उसे लाइटर दे देता है और कहता है कि इसे तुम रख लो, मेरे पास एक और है। फिर जॉन वापस अंदर चला जाता है। फिर वहां वो और भी ज्यादा पीता है। फिर अगले दिन सुबह जॉन एक साइबर कैफे में उठता है और उस समय उसका फोन लगातार बज रहा था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से पार्क बोलता है। वो कहता है कि जब तुम मजे से पी रहे थे तब उस भगोड़े ने अपनी जान ले ली। ये सुनते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचता है जहां उस लड़के की मां रो रही थी और मरने वाले की बहन जॉन से कहती है कि वो काफी दिनों से परेशान था, काश उसकी मौत से सबक लेकर सब कुछ ठीक हो जाए। फिर पार्क जॉन को वही लाइटर देते हुए कहता है कि तुम्हारा दिया हुआ लाइटर उसकी मौत का कारण बना। यानी कि जिसने जॉन से लाइटर मांगा था उसी लड़के को ढूंढने के लिए ये लोग आए थे, लेकिन फाइल ना देखने के कारण जॉन उसकी फोटो नहीं देख पाया था, इसीलिए उसने उसे पहचाना भी नहीं। जब ये लड़का आर्मी में था तो इसके सीनियर्स इसको मारते पीटते और परेशान करते थे, जिससे तंग आकर वो भाग गया। और फिर जब उसे ये पता चला कि वो ज्यादा भाग नहीं पाएगा तो उसने अपनी जान ले ली। अब जॉन खुद को ही उसकी मौत का जिम्मेदार समझ रहा था। तभी उसका पार्टनर सामने आता है और उसे उस लड़के की मौत पर कोई दुख नहीं था, इसलिए जॉन खुद को रोक नहीं पाता और अपने पार्टनर को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर पार्क वहां आ जाता है और उसे रोकता है, लेकिन जॉन उसको इतना मार चुका था कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम माइकल नाम के एक कैप्टन को देखते हैं जिनको अंदर आने से एक गार्ड रोकता है। फिर माइकल उसे बताता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कैप्टन माइकल हूँ। फिर वो गार्ड तुरंत उसे सॉरी बोलकर अंदर जाने के लिए कहता है। इस पर माइकल कहता है कि तुमने मेरी आईडी देखे बिना ही मुझे माइकल मान लिया, इस खुशी में तुम्हारी अब तक की सारी छुट्टी कैंसिल। फिर वहां जाकर कैप्टन अपने सभी सीनियर्स के साथ मीटिंग करते हैं जिसमें माइकल को पार्क का सुपीरियर बना दिया जाता है क्योंकि बाहर एक सैनिक की मौत हो गई थी। माइकल के पूछने पर पार्क बताता है कि जब उस भगोड़े ने खुदकुशी की तब हमारे ऑफिसर मौज मस्ती कर रहे थे। फिर यहाँ आकर जूनियर ने सीनियर को बुरी तरह से मारा। कैप्टन कहता है कि ठीक है, तुम उस डीपी ऑफिसर को डिसमिस कर दो। ये सुनकर पार्क कहता है कि अभी वो जेल में है, बाहर निकलने के बाद कर दूंगा। कैप्टन कहता है उसे नहीं बल्कि जो हॉस्पिटल में है उसे डिसमिस करना है। और ये बात सुनकर पार्क दंग रह जाता है। इसका मतलब ये था कि जॉन को अभी दूसरा मौका मिल गया है। फिर उसे जेल से बाहर निकाला जाता है। जब जॉन वापस अपने कमरे में जाता है तो वही सीनियर उसे फिर से परेशान करने लगता है, लेकिन जॉन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। उसी वक्त वहां एंट्री होती है जॉन के नए साथी डीपी इंचार्ज क्रिस की। अब उसके ही साथ जॉन को अगले केस के लिए भेजा जाता है। वहां जाने से पहले पार्क जॉन से कहता है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तुम्हें इस भगोड़े सैनिक को किसी भी कीमत पर पकड़कर लाना होगा और ध्यान रखना इस बार कोई मरना नहीं चाहिए, ना ही वो और ना ही तुम। पार्क की ये एडवाइस सुनने के बाद वे दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर क्रिस बड़े ही अच्छे से जॉन को समझाता है कि डीपी ऑफिसर किस तरह सुरागों के जरिए भगोड़े सैनिकों तक पहुंचते हैं। फिर वे सीधा भगोड़े सैनिक स्टुअर्ट के करीबी लोगों से मिलने जाते हैं। सबसे पहले वो मिलते हैं स्टुअर्ट की माँ से, जो अपने बेटे के लिए काफी रोती है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं था कि स्टुअर्ट कहाँ है। फिर जॉन उन्हें दिलासा देता है। फिर ये लोग मिलते हैं स्टुअर्ट की गर्लफ्रेंड से। वो बताती है कि आपसे पहले जो स्टुअर्ट से मिलने के लिए आए थे उनको भी मैंने बताया था कि हमारे बीच कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। इस पर क्रिस कहता है कि जानती हो, हमें मिलिट्री में एक डायरी लिखने के लिए दी जाती है। उसकी डायरी में मैंने तुम्हारा नाम देखा था, जिसमें स्टुअर्ट ने लिखा था कि कैसे वो तुमसे मिला और कैसे तुम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। ये सुनकर वो लड़की थोड़ा खुश हो जाती है और जाने से पहले वो जॉन और क्रिस से कहती है कि जैसे ही मुझे पता चलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। इसके बाद ये लोग कई और लोगों से मिलते हैं। फिर उन्हें एक स्टुअर्ट का दोस्त बताता है कि मैंने कल रात उसे एक सबवे स्टेशन के स्टोर में देखा था। ये सारी जानकारी जुटाने के बाद उनके पास पार्क का फोन आता है। वो इनको बताता है कि स्टुअर्ट किस तरह से आर्मी में टॉर्चर किया जाता था। जब भी वो सोता था तो वो खराटे लेता था, इसलिए कुछ लोग
लोग उसे मास्क पहनाकर उसमें पानी भर देते थे। उसने पिछली रात आर्मी डेबिट कार्ड से सबवे स्टोर में कुछ शॉपिंग की थी, पर अब वो कहाँ मिलेगा ये जॉन और क्रिस को पता करना था। तभी हम देखते हैं कि जॉन और क्रिस के बीच काफी अच्छी दोस्ती डेवलप हो जाती है। फिर ये लोग साइबर कैफे में स्टुअर्ट के बारे में पता लगाने जाते हैं। फिर वे पार्क से एक और वारंट की डिमांड करते हैं, जिसको वो माइकल से बनवा लेता है। फिर कई सबूतों को जोड़ते हुए जॉन दिमाग लगाता है कि स्टुअर्ट रात में किसी आखिरी स्टॉप पर ही देखा गया होगा, यानी कि वो मेट्रो में ही सोता होगा और हर बार वो ट्रेन में ही रह जाता है, इसलिए वो आखिरी स्टॉपेज पर ही दिखाई देता है। फिर इस अंदाजे की हेल्प से जॉन और क्रिस स्टुअर्ट के करीब पहुंच जाते हैं। फिर वे बड़ी ही आसानी से स्टुअर्ट को पकड़ लेते हैं। फिर दोनों पार्क के कहने पर उसे वापस लेकर जाने लगते हैं। तभी जॉन स्टुअर्ट की बात उसकी माँ से करवाता है। वो अपनी माँ से बात करके फूट फूट कर रोने लगता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। तीसरे एपिसोड की शुरुआत में हमें जॉन का बचपन दिखाया जाता है। जब उसके पिता अपनी पत्नी को मारने के बाद नशा करने के लिए पैसे लेकर जाते हैं, तो ये सब छोटा जॉन चुपचाप बैठा देख रहा था। फिलहाल कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां जॉन और क्रिस को साथ में ही कुछ दिनों की छुट्टी मिल जाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले 6 महीने में 7 भगोड़े सैनिकों को पकड़ लिया था। अब छुट्टी के पहले दिन जब दोनों अपनी छुट्टियां एंजॉय कर ही रहे थे, तभी क्रिस को पार्क का फोन आता है और वो कहता है कि तुम्हें भगोड़े सैनिक एंड्रयू को पकड़ने के लिए तुरंत बुसान जाना होगा। इतना कहकर पार्क फोन काट देता है। फिर वो माइकल को कहता है कि उन्हें छुट्टी के बीच में इस तरह मिशन पर भेजना क्या सही है। फिर माइकल जानबूझकर पार्क को रैकेट से मारने की कोशिश करता है, हालांकि वो कहता है कि माफ करना, हाथ से छूट गया था। इधर क्रिस और जॉन साथ में बुसान पहुंचकर 2 और डीपी ऑफिसर से मिलते हैं, जिनमें से एक उन लोगों के सामने 2 एड्रेस रख देता है। एक एंड्रयू के पिता का था और दूसरा उसकी गर्लफ्रेंड का। ये देखकर दूसरा ऑफिसर किम उनमें से एंड्रयू के पिता का एड्रेस वापस ले लेता है और कहता है कि तुम गर्लफ्रेंड के घर जाओ और हम उसके पिता के घर जाएंगे। अब जॉन को पता था कि पिता का एड्रेस इम्पोर्टेंट है, इसलिए उसने वो याद कर लिया था। फिर दोनों तुरंत एंड्रयू के पिता के घर जाने का फैसला करते हैं। असल में यहाँ पर कंपटीशन वाली बात आ गई थी कि पहले कौन पकड़ता है, इसलिए ये लोग ऐसी चीजें कर रहे थे। ये लोग तुरंत एंड्रयू के पिता के घर पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें एंड्रयू मिल जाता है। वो इनको मारकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। इनके बीच काफी लड़ाई और भागदौड़ होती है। फिर एंड्रयू छत पर चढ़ जाता है, जहां एंड्रयू और जॉन के बीच बॉक्सिंग होती है। तभी क्रिस की कमर आकड़ जाती है और जॉन को चकमा देकर एंड्रयू भाग जाता है। अब ये खबर जब माइकल को पता चलती है, तो वो पार्क पर काफी गुस्सा होता है और वो उसे कहता है कि अपने दोनों ऑफिसर्स को वापस बुला लो। लेकिन पार्क उल्टा जॉन को फोन करके कहता है कि तुम्हें एंड्रयू को उन दोनों ऑफिसर से पहले पकड़ना होगा। फिर ये लोग एक लड़की से जाकर मिलते हैं। वो बताती है कि मैं एंड्रयू से एक क्लब में उसकी गर्लफ्रेंड के जरिए मिली थी। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड मेरी दोस्त है। फिर उन दोनों को कुछ लोगों से पता चलता है कि एंड्रयू अलग अलग क्लब में काम कर चुका है, जो कि कुल 22 हैं। दोनों हर एक क्लब में जाकर एंड्रयू के बारे में पता करने का फैसला करते हैं, जिनमें से एक में उन्हें मून दिख जाती है। उसे देखकर क्रिस जॉन को पार्टी का होस्ट बनाकर पेश करता है, जहां मून को जॉन काफी पसंद आता है। ये लोग अगर डायरेक्ट उससे पूछते तो वो एंड्रयू के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताती, इसीलिए इन्हें ये रास्ता अपनाना पड़ रहा था। क्लब से लौटने के बाद क्रिस जॉन को कहता है कि मैंने पता किया है कि मून जानती है एंड्रयू कहाँ है और एंड्रयू से वो मिलने जरूर जाएगी। अगली सुबह जॉन को आखिर मून का कॉल आ ही जाता है। वो जॉन को बुलाकर कहती है कि मुझे कुछ मदद चाहिए। इस पर जॉन तुरंत उससे मिलने के लिए निकल पड़ता है। असल में मून को पैसे की जरूरत थी, इसीलिए वो जॉन को अपना कजन बताकर अपनी बार के ओनर से पैसे मांगती है। वो कहती है कि मेरे अंकल की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, इसीलिए मुझे अपने कजन को ये पैसे देने हैं। लेकिन उसकी बॉस जानती थी कि मून को एंड्रयू को देने के लिए ये पैसे चाहिए, इसीलिए वो कहती है कि तुम्हारी ये चाल मुझ पर नहीं चलेगी। अगर तुम्हें ज्यादा पैसे चाहिए तो कस्टमर्स के साथ सोना शुरू कर दो। ये सुनकर जॉन अचानक से बोल पड़ता है कि पापा का फोन आया है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है तुरंत। ये कहकर वो मून को बाहर ले जाता है, जिस पर मून को काफी गुस्सा आ जाता है। फिर जॉन कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आती है और इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। वो क्रिस को फोन करके कहता है कि मैंने एंड्रयू को लगभग पकड़ ही लिया है, बस आप मुझे कुछ पैसे भेज दीजिए। इस वक्त क्रिस एंड्रयू के पिता के साथ बैठा हुआ था। वो किम को फोन लगाता है और कहता है कि अगर तुम्हें एंड्रयू को पकड़ना है तो मेरे बताए हुए अकाउंट में कुछ पैसे भेज दो। जब उन्हें एंड्रयू मिल जाता है तो वो मान जाते हैं। इधर पैसे मिलते ही जॉन मून को दे देता है, जिसके बाद वो अपने रास्ते चली जाती है। असल में वो एंड्रयू के पास ही जा रही थी, जिसका पीछा किम और उसके दोस्त करते हैं। कुछ दूर जाने पर जब एंड्रयू मून से मिलता है तो वो उससे पैसे मांगता है। जब मून उसे कुछ देर रुकने के लिए कहती है तो वो कहता है कि आज नहीं रुक सकता और वो उससे बैग छीनने लगता है। तभी वहाँ किम और उसका दोस्त आ जाता है। वो एंड्रयू को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर एंड्रयू उन्हें बहुत मारता है। ये देखकर वहाँ जॉन आता है और एंड्रयू को इस बात पर बहुत मारता है। असल में मून को देखकर जॉन को
अपनी माँ याद आती थी। वो भी इसी तरह से जॉन के पिता को पैसे दिया करती थी, इसीलिए वो अपनी पूरी भड़ास एंड्रयू के ऊपर निकाल देता है। मगर मून को भी जॉन पर शक हो गया था, इसीलिए उसने एंड्रयू को नकली पैसे दिए थे और एंड्रयू को जानबूझकर पकड़वा भी दिया था। रही बात असली पैसों की, तो वो उन्हें लेकर जा चुकी थी। वो जॉन को फोन करके कहती है कि मुझसे नफरत मत करना। अब एंड्रयू को पार्क के ऑफिसर्स ने पकड़ा था, इसीलिए वे उसे माइकल के हवाले नहीं करते और इस बात से माइकल पार्क पर गुस्सा हो जाता है। फिर पार्क कहता है कि उसको मेरे ऑफिसर्स ने पकड़ा है, मैं चाहे जो भी करूं, और अगर आपको अपने लिए दूसरों की नजरों में इज्जत चाहिए तो उसे कमाना सीखिए। इतना कहकर वो चला जाता है। अब माइकल अपना गुस्सा जॉन और क्रिस पर उतारता है। तभी पार्क वहां आता है और बताता है कि जॉन तुम्हारे पिता हॉस्पिटल में है। फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम दो सिपाहियों को देखते हैं। इनमें से जो सीनियर था वो जूनियर को काफी गलत तरीके से परेशान करता है। फिलहाल सीन चेंज होता है और हम जॉन को देखते हैं। वो हॉस्पिटल में अपने पिता से मिलने के लिए आया था। उसके पिता जॉन को देखते ही उससे पैसे की डिमांड करते हैं। असल में उनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब वो बिल्कुल ठीक है। ये देखकर जॉन वहाँ से बाहर आ जाता है। तभी उसे क्रिस का मैसेज आता है, जो कि जॉन के घर में उसकी माँ और बहन के साथ था। फिर खाना खत्म करने के बाद जब जॉन और क्रिस जा रहे थे तो जॉन की माँ उसकी जेब में जबरदस्ती कुछ पैसे डाल देती है। जॉन अपनी माँ से ज्यादा बात किए बिना ही चला जाता है। तभी एक सिपाही कांटेदार दीवार से कूदकर भाग जाता है। उस भगोड़े का नाम हैरी था। ये केस भी क्रिस और जॉन को ही मिलता है। फिर उसका पता लगाने के लिए दोनों हैरी के दोस्तों से मिलते हैं। वे बताते हैं कि उसे पैसे कमाने का जुनून सवार था। हेलीकॉप्टर पर एक जानलेवा एक्सरसाइज होती है जिसे इंपीरियल एक्सरसाइज कहते हैं। वो बहुत ही खतरनाक थी, इसीलिए उसको किसी ने 1-2 बार से ज्यादा नहीं किया था, लेकिन उसको करने के अच्छे पैसे मिलते थे, जिस कारण हैरी उसे 4 बार कर चुका था। तभी उनको पता चलता है कि हैरी को बैटिंग करना बहुत पसंद था। उसे आज तक बैटिंग में कोई नहीं हरा पाया था। हैरी अक्सर बैटिंग में 3 दरवाजे में से एक सही दरवाजा चुनने वाला गेम खेलता है। फिर उसके बाद दोनों हैरी की दादी से मिलने जाते हैं। वो क्रिस को ही हैरी समझ लेती है। फिर पूछताछ पर उन्हें वहाँ पर हैरी का कोई पता नहीं चलता। रही बात दादी की, तो उनका एक ऑपरेशन होना बाकी है। दादी ने ही हैरी को पाल पोस कर बड़ा किया है, पर अब उनकी याददाश्त काफी कमजोर हो गई है। क्रिस और जॉन दादी के घर के बाहर खड़े होते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं और उन्हें हटने के लिए कहते हैं। तभी क्रिस और जॉन उनमें से मोटे वाले आदमी का मजाक बनाकर भाग जाते हैं। फिर यहाँ से जाकर वे दोनों हैरी के कॉलेज के दोस्तों से मिलते हैं। जॉन उससे पूछता है कि क्या हैरी को बैटिंग पसंद थी। इस पर उसका दोस्त कहता है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता था। फिर जॉन उसी 3 दरवाजे वाले खेल के बारे में पूछता है, जिसे असल में मोंटी हॉल प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है, और वो हैरी को बहुत पसंद था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोंटी हॉल प्रॉब्लम क्या है। इसमें 3 में से एक सही दरवाजा चुनना होता है। मानो कि किसी ने पहला दरवाजा चुना है और वो सही है या गलत, इसकी संभावना 1/3 हो जाती है। लेकिन अगर पता चले कि तीसरा दरवाजा है ही नहीं या गलत है, तो इसका मतलब अब 2 में से 1 दरवाजा सही है। इस स्थिति में हमें अपने फैसले पर विचार करना चाहिए, पर ज्यादातर लोग अपना फैसला नहीं बदलते। उन्हें लगता है कि उनका चांस 1/2 हो गया है, लेकिन सिचुएशन के बदलते ही वेरिएबल में भी बदलाव होता है, और ये चांस असल में 1/2 नहीं बल्कि 2/3 है। तभी हैरी का दोस्त जॉन को फोन देकर कहता है कि ये फोन आपके लिए है। फोन असल में हैरी का था। वो जॉन को कहता है कि तुम लोग मेरी तलाश करके परेशान मत हो, मैं अपना काम पूरा करके वापस आ जाऊंगा। तभी जॉन देखता है कि हैरी वहीं पर खड़ा हुआ है। वो हैरी का पीछा करता है, लेकिन वे उसे पकड़ने में नाकामयाब होते हैं। जब दोनों नाकामयाब होते हैं तो पार्क उन्हें डांट लगाता है। अब रात में क्रिस ड्यूटी कर रहा था और जॉन हैरी के बारे में सोच रहा था। उसी वक्त पीटर जॉन को बाहर बुलाता है और फिर जूनियर्स को उसी तरह मारने पीटने लगता है जिस तरह सीनियर्स उसे मारा करते थे। लेकिन उसके साथ जॉन था। वो पीटर को ऐसा करने से रोकता है और जूनियर को भी खड़ा होने के लिए कहता है। वो पीटर को समझाता है कि हमने ये सहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी ऐसा ही करें। तभी वहाँ पीटर और जॉन का सीनियर आ जाता है। वो आते ही पीटर को काफी मारता है और उसे सजा भी देता है। फिर वो जॉन को एक जूनियर को मारने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना कर देता है। इस पर वो सीनियर जॉन को मारने ही वाला था। तभी वहाँ क्रिस आ जाता है और वो जॉन को पकड़कर अपने साथ कमरे में ले जाता है, और फिर वो ऐसी आवाजें निकालता है जैसे जॉन को मार रहा हो। उनकी आवाजें सुनकर वो सीनियर वहाँ से ये सोचकर चला जाता है कि क्रिस ने उसे अच्छा सबक सिखाया है। उसके जाने के बाद जॉन क्रिस को कहता है कि मुझे पता चल गया है कि हैरी कहाँ हो सकता है। वो कहता है कि पहला दरवाजा जब उसने अपनी दादी के लिए आर्मी ज्वाइन की, दूसरा दरवाजा जब उसे पता चला कि उसकी दादी को हॉस्पिटल में भर्ती करना जरूरी है, और तीसरा दरवाजा मतलब वो अपनी दादी के साथ हॉस्पिटल में रहकर उनकी देखभाल करना चाहता है। मुझे पता है कि वो हमें कहाँ मिलेगा। असल में हैरी उन लोगों को वॉलंटियर कर रहा था
जो कि उनकी बस्ती के कुछ घरों को गिराने वाले थे और उसमें उसकी दादी का भी घर शामिल था। अब उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए हैरी को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए वो अपने ही घर को गिराने के काम में लगा हुआ था। अब वो पैसे कमाने के साथ साथ दादी के करीब रहकर उनकी भी देखभाल कर सकता था और इसीलिए उसने ये रास्ता चुना। अरेस्ट होने के बाद वो आखिरी बार अपनी दादी से मिलने जाता है, लेकिन अब भी वो क्रिस को ही हैरी समझ लेती है। उनकी ये हालत देखकर हैरी रोने लग जाता है। जब ये लोग हैरी को लेकर जा रहे थे, उस दौरान क्रिस हैरी से सवाल पूछता है। वो पूछता है तुम्हें और कितना टाइम चाहिए, लेकिन हैरी कहता है कि मैं 2 महीने बाद अपनी दादी को हॉस्पिटल में एडमिट करके वापस आ जाता। ये बात सुनकर क्रिस उसे ये कहकर छोड़ देता है कि जाओ और 2 महीने बाद सरेंडर कर देना। उसे देखकर जॉन भी दंग रह जाता है। फिर क्रिस पार्क को कॉल करके बताता है कि हैरी हमारे हाथ से फिर निकल गया है। ये बात सुनकर पार्क कहता है कोई बात नहीं, वापिस आ जाओ। फिर फोन रखने के बाद हम पार्क के चेहरे पर एक मुस्कान देखते हैं, जैसे उसे पता हो कि दोनों ने ही हैरी को जानबूझकर जाने दिया है। तभी जॉन भी अपनी माँ के पास फोन करके काफी दिनों बाद उनसे खूब बातें करता है। तभी उन्हें पता चलता है कि पीटर भी भाग गया है और जाहिर सी बात है उसने ये कदम क्यों उठाया ये आपको पता ही होगा। 5th एपिसोड की शुरुआत में हम पीटर को देखते हैं, जिसे उसका सीनियर हमेशा की तरह मार रहा था। पर इस बार पीटर सहता नहीं, बल्कि उल्टा ही अपने सीनियर को पीट देता है। उसी वक्त वहाँ एक और सिपाही आ जाता है। फिर पीटर वहाँ से चला जाता है। अब क्योंकि पीटर भाग चुका था, तो इस बारे में माइकल और पार्क अपने सीनियर से बात करते हैं। फिर पार्क कहता है कि हमें बड़े पैमाने पर पीटर को ढूंढना चाहिए, लेकिन माइकल कहता है कि हमें उसे चुपचाप बिना शोर मचाए ढूंढना चाहिए। अगर इस काम में ज्यादा लोगों को लगाया तो ये खबर मीडिया को भी पता चल सकती है। ये सुनकर सीनियर माइकल की बात से एग्री हो जाता है और इस बार फिर से पार्क उनके ऑर्डर पर जॉन और क्रिस को पीटर को ढूंढने के लिए भेजते हैं। फिर पार्क दोनों को एक ऐसे कुत्ते की कहानी सुनाता है जिसने अपने मालिक को ही काट लिया है। अब मालिक उसे गोली मार देना चाहता है, तो बताओ गलती मालिक की है या कुत्ते की? और इस बात का दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। फिर पार्क कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कुत्ते हम लोग ही हैं। पीटर आर्मी में भर्ती होने से पहले एक आर्ट स्कूल में पढ़ाया करता था। वहां जाने पर उन्हें एक लड़की मिलती है। वो पीटर के क्लाउड सर्वर का आईडी और पासवर्ड जॉन को देती है और कहती है कि शायद इससे आपकी कुछ हेल्प हो जाए। पीटर दिल का बहुत अच्छा था, उसी ने मेरा यहाँ पर एडमिशन करवाया था। आप कुछ भी करके उसकी हेल्प जरूर करना। फिर जॉन भी उससे पीटर की हेल्प करने का वादा करता है। फिर जॉन पीटर के एक दोस्त से पूछताछ करने के लिए जाता है और वो उसका आर्मी में भर्ती होने से पहले भी दोस्त था। वो जॉन को बताता है कि हमें एनिमे देखना और कार्टून बनाना बहुत पसंद था। हमें जब भी छुट्टी मिलती थी तो हम साथ मिलकर एनिमे देखने जाते थे। लेकिन कुछ दिनों से पीटर का स्वभाव काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गया था। वो बात बात पर लोगों से लड़ने लगता था। वो जिस सीनियर को पीटकर भागा था, उससे पता चलता है कि पीटर को सबसे ज्यादा वांग तंग किया करता था। उसका हाल ही में डिस्चार्ज हुआ था, जिसने जाते वक्त भी पीटर को थोड़ा ताना मारा था। हो सकता है कि पीटर उसी से अपना बदला लेने के लिए पहुंच गया हो। फिर जॉन जल्दी से उस एड्रेस का पता लगाता है जो वांग ने डिस्चार्ज होने के दौरान दिया था। तभी जॉन को पता चलता है कि पीटर ने हाल ही में एक कार्टून अपने क्लाउड पर अपलोड किया है और उसमें पीटर ने उन सब चीजों का जिक्र किया है जो उसके साथ आर्मी में होती थी। फिर जॉन पार्क और क्रिस को भी फोन करके बताता है कि शायद पीटर वांग के पास जाएगा और मैं उसकी लास्ट लोकेशन चेक करता हूँ। वहाँ के लिए क्रिस और पार्क भी साथ में ही आ रहे थे। तभी जॉन को बस स्टॉप पर 2 और ऑफिसर मिलते हैं। फिर उनके साथ मिलकर वो पीटर को हर बस में ढूंढता है। जॉन को वो जल्दी ही मिल जाता है। फिर वो पीटर को शांति से सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन पीटर उस पर हमला कर देता है। वो जॉन को मारकर बस से बाहर भाग जाता है। तभी एक और ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है। फिर पीटर उसको गलती से बस के आगे धक्का देकर भाग जाता है। फिर आगे जाकर उसको क्रिस मिलता है, लेकिन पीटर उसको भी चकमा देकर भाग जाता है। बस के आगे आने वाले ऑफिसर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ये बात पुलिस के पास चली गई थी और जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो सीनियर सारा ब्लेम माइकल पर डाल देता है। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था इसमें ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व मत करो। तभी पार्क क्रिस को कहता है कि वांग का एड्रेस जॉन को पुलिस को देने के लिए कह दो। अब ये केस वही संभालेंगे। लेकिन जॉन तो खुद ही वांग को बचाने के लिए निकल गया था और इस बात का पता चलते ही क्रिस भी कार लेकर वहां चला जाता है। लेकिन पार्क को वहीं पर बैठना पड़ता है। उधर जॉन वांग से मिलकर उसे सब कुछ बताता है कि पीटर तुम्हें मारने के लिए आ रहा है, पर वांग उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं उसे संभाल लूंगा। इतना कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है। इसके बाद जॉन पार्किंग में चला जाता है और वहां उसका सामना पीटर से हो ही जाता है। पीटर जॉन से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जॉन उसे पकड़ ही लेता है। फिर पीटर उसे शॉक देकर बेहोश कर देता है। फिर वो चाकू लेकर वांग के दरवाजे पर जाता है, जहां वांग उस पर पीछे से हमला कर देता है और पीटर को काफी मारता है। अब पीटर पूरा पागल हो चुका था। वो वांग को कहता है कि तू कांप क्यों रहा है, मुझसे डर गया क्या? इतना कहकर पीटर वांग को धक्का देकर हंसते हुए भाग जाता है।
फिर बाहर जाते ही उसे क्रिस पकड़ लेता है। फिर वे लोग पार्क को खबर देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं जब पार्क पीटर को लेकर जा रहा था तो वो उसको कहता है कि किसी को मारकर हमें कभी भी शांति नहीं मिलती और ना ही हमारा बदला पूरा होता है। सामने वाला तो मर जाता है लेकिन उसको मारने वाला जिंदगी भर पछताता रहता है। इस पर पीटर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम भी सच्चाई जानते हुए उसे छिपाने की कोशिश कर रहे हो। ये सुनते ही पीटर अपना हाथ छुड़ाकर पार्क का गला पकड़ लेता है और फिर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अब लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि पीटर आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद कार्टूनिस्ट के तौर पर काम करना चाहता था, पर अब वो शायद बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है क्योंकि एक्सीडेंट में सभी लोग घायल हो गए थे और पीटर इसका फायदा उठाकर फरार हो गया था। फिर उसने जाकर सबसे पहले वांग को किडनैप कर लिया। अब उससे निपटने के लिए पुलिस और आर्मी दोनों मिलकर काम कर रहे थे क्योंकि आर्मी का सीनियर नहीं चाहता था कि पीटर की वजह से आर्मी के अंदर जो भी लोगों के साथ बर्ताव किया जाता है वो बाहर आए। इसीलिए उन्होंने पीटर को मारने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी जिसमें पीटर के ही नए साथी थे। लेकिन पीटर ये सच्चाई सबके सामने लाना चाहता था ताकि वो बदला लेने के साथ साथ कुछ अच्छा कर सके। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में क्रिस जब ये बात जॉन और पार्क को बताता है तो पार्क किसी भी कीमत पर पीटर को बचाना चाहता था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आर्मी वाले अपने ही लोगों को आतंकवादी समझकर गोली मार दें। इसमें जॉन भी उसका साथ देता है। फिर ना चाहते हुए क्रिस को भी उनका साथ देना ही पड़ता है। माइकल भी ये सब रोकना चाहता था, इसीलिए वो पार्क का साथ देने का फैसला करता है। वो बताता है कि यहाँ से 2 यूनिट निकल चुकी है। तभी वो अपनी गलती सुधारने के लिए पार्क को वांग के फोन का लोकेशन देता है। तभी पीटर वांग को लेकर एक टनल में चला जाता है। फिर जब वो फोन को ऑन देखता है तो उसे तुरंत तोड़ देता है। फिर वो वांग को लेकर आगे बढ़ता है जहाँ 2 पुलिस वाले उसकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान पार्क, जॉन और क्रिस भी वहाँ पहुँच जाते हैं। इनके साथ साथ फोर्स भी आ चुकी थी, जिसे देखकर पार्क जॉन और क्रिस को अंदर जाने के लिए कहता है और तब तक वो फोर्स को बाहर रोकने का फैसला करता है। दूसरी तरफ वांग खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है और वो पीटर को काफी मारता है। तभी वहाँ पर पुलिस वाले भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर वांग पीछे हो जाता है। तभी पीटर पुलिस वालों पर हमला कर देता है। मौका देखकर वांग वहाँ से भाग जाता है। फिर वहाँ जॉन अकेला पहुँचता है क्योंकि उसने क्रिस को दूसरे रास्ते से आने के लिए कहा था। वो भी पीटर को रोकने की कोशिश करता है। फिर पीटर दोनों को ही धक्का मारकर गिरा देता है। फिर पीटर पुलिस वाले की गन लेकर दरवाजा बंद करके चला जाता है। बाहर पार्क फोर्स को रोकने की कोशिश कर रहा था। वो अपने सीनियर को समझाने की कोशिश करता है कि वो हमारा ही फौजी है, कोई आतंकवादी नहीं है, लेकिन सीनियर मानने को तैयार ही नहीं था। तभी पीटर फिर से वांग को पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है। ये देखकर वांग रोते हुए उससे माफी मांगता है। उसने जो भी व्यवहार पीटर के साथ किया था उन सब के लिए, लेकिन पीटर उसे माफ करने के मूड में नहीं था। वो जैसे ही वांग पर गोली चलाने वाला था तभी वहाँ क्रिस आकर उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम सोच रहे हो कि हम वांग को बचाना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम तुम्हें बचाना चाहते हैं। इस पर पीटर कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी वक्त वहाँ पर जॉन आ जाता है। वो पीटर को कहता है कि तुमने जिस लड़की का आर्ट स्कूल में एडमिशन कराया था वो काफी अच्छा कर रही है। ये सुनकर पीटर रोने लगता है। फिर जब वो दोनों को आगे आते देखता है तो हवा में गोली चला देता है। गोली की आवाज सुनकर पार्क और उसके सीनियर फोर्स के साथ अंदर आकर पीटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर पीटर कहता है कि ये सब कुछ बदलने के लिए किसी को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। इतना कहते ही वो खुद को गोली मार लेता है और ये सब देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। ये देखकर जॉन काफी ज्यादा रोता है। फिर जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हमेशा की तरह आर्मी सब कुछ दबाकर पीटर को पागल डिक्लेयर कर देती है। बीते हुए समय के साथ जॉन और कुछ लोगों का नजरिया तो बदल गया था, लेकिन आर्मी के अंदर अभी भी कोई बदलाव नहीं आया था। लास्ट सीन में हम देखते हैं पीटर की वजह से उसके मोटे दोस्त को सीनियर परेशान कर रहे थे और ये देख उसका भी दिमाग फिर जाता है और वो उन सभी लोगों को गोलियों से भून देता है और इसी के साथ सीजन 1 का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको डीपी सीरीज का फर्स्ट सीजन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं इसका दूसरा सीजन लेकर जरूर आऊंगा। तो मिलते हैं नए दिन नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।